नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल धावक में आप सभी का स्वागत है। मैं अंकित कुमार आज आप सभी लोगों के बीच में एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूं। जैसा कि आप सभी लोगों ने पिछले वीडियो में बिल्डिंग मटेरियल के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखा था, और आज के वीडियो में हम कुछ और महत्वपूर्ण चीजों को देखेंगे। जैसे बिल्डिंग मटेरियल के जो प्रॉपर्टीज हैं उनके विषय में देखेंगे। पोरोसिटी क्या होता है, रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स क्या होते हैं, हीट कंडक्टिविटी क्या होता है, और इसमें से किसी कंपटीशन एग्जाम में जैसे जेई में, एसएससी जेई या रेलवे जेई में किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं हम उनको भी देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला हमारा, जिसको हम लोगों ने कल के वीडियो में भी देखा था, पोरोसिटी क्या होता है। कोई भी बिल्डिंग मटेरियल हमारा होता है, चाहे ब्रिक की बात कर लें, स्टोन की बात कर लें, सीमेंट की बात कर लें, लाइम की बात, कोई भी बिल्डिंग मटेरियल, उसकी पोरोसिटी क्या होती है, संघनता क्या होती है। तो संघनता यही है कि किसी भी उस जो भी मटेरियल की हम बात करें, किसी भी पदार्थ की या किसी भी सामग्री की, उसके एकांक आयतन में मौजूद रंध्रों की संख्या ही हमारी पोरोसिटी कहलाती है। परिभाषा इसकी सीधी सी है कि किसी भी पदार्थ के या किसी भी सामग्री के एकांक आयतन में मौजूद रंध्रों की जो संख्या होती है वह उसकी सन्नद्धता कहलाती है, पोरोसिटी कहलाती है। पोरोसिटी जो होता है इसको परसेंटेज में इंडिकेट करते हैं, प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। जैसे यदि हम कहें किसी पदार्थ की 90% पोरोसिटी की हम बात कर रहे हैं, तो 90% पोरोसिटी का मतलब यह है कि पदार्थ का, या हमारा पदार्थ, इस पदार्थ का टोटल जो आयतन है, टोटल जो आयतन है उसका 90% आयतन में क्या है, रंध्र है। 90% आयतन में क्या है, ओइड्स है। ठीक है, किसी पदार्थ का टोटल जो आयतन है उसके 90% आयतन में क्या है, ओइड्स है। मतलब ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर पदार्थ का आयतन 100 सेंटीमीटर क्यूब का है, 100 सेंटीमीटर क्यूब का है, तो 90 सेंटीमीटर क्यूब जो है उस पदार्थ के आयतन, उस पदार्थ में रंध्र है। यह होता है इसका अर्थ पोरोसिटी का। यानी किसी पदार्थ के इकाई आयतन में मौजूद रंध्रों की जो संख्या होती है उसको, उसकी पोरोसिटी कहलाती है, और इसको परसेंटेज में व्यक्त किया जाता है। और दूसरी बात इसमें हम लोगों ने देखा था कि पदार्थ की जो पोरोसिटी है वह जितनी ही अधिक होगी, पदार्थ की स्ट्रेंथ उतनी ही कम होगी। मतलब पोरोसिटी, अगर हम इसके संबंध को लिखते हैं तो लिख सकते हैं एन, मीन्स पोरोसिटी को स्मॉल एन से इंडिकेट किया जाता है, एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यस। यस यहाँ पे स्ट्रेंथ है, सामर्थ्य को दिखा रहा है। यानी किसी भी पदार्थ की पोरोसिटी जितनी ज्यादा होगी, सन्निद्धता जितनी ज्यादा होगी, उस पदार्थ की सामर्थ्य उतनी ही कम होगी। इसको व्यवहारिक भाषा में ऐसे भी देख सकते हैं, कोई भी पदार्थ जितना सघन होगा, जितना ठोस होगा, यानी उसमें रंध्र, रंध्र का मतलब उसमें छोटे छोटे छिद्र जितने ही कम होंगे, वह पदार्थ उतना ही ज्यादा मजबूत होगा। उदाहरण के लिए आप पत्थर को देख सकते हैं, स्टोन को देख लीजिए और ब्रिक को देख लीजिए। ब्रिक और स्टोन जो होता है, इनके सामर्थ्य में अंतर इनमें पोरोसिटी की वजह से आता है। स्टोन जो होता है इसकी पोरोसिटी कम होती है, इसमें संरचना कम होती है, यह सघन होता है, ठोस होता है। इस कारण से स्टोन की जो स्ट्रेंथ होती है वो ब्रिक से ज्यादा होती है। ब्रिक में स्टोन की तुलना में कहीं ज्यादा रंध्र होते हैं, कहीं ज्यादा छिद्र होते हैं। इस कारण से ब्रिक की जो स्ट्रेंथ होती है स्टोन की स्ट्रेंथ से कम होती है। तो एक अंतर आप समझ सकते हैं कि सामर्थ्य को लेकर के पत्थर और ईंट में क्या अंतर है। तो सामर्थ्य को लेकर के पत्थर और ईंट में अंतर यही है कि सामर्थ्य पत्थर की ज्यादा होती है ईंट की तुलना में। क्यों? क्योंकि पत्थर की जो पोरोसिटी है वह ज्यादा होती है और ब्रिक की कम होती है, इस कारण से स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। और ब्रिक की पोरोसिटी ज्यादा होती है इसलिए इसकी स्ट्रेंथ कम होती है। तो इस फॉर्मूले से आप देख सकते हैं स्टोन की स्ट्रेंथ, पोरोसिटी कम है, इस कारण से स्टोन की स्ट्रेंथ ज्यादा है। ब्रिक की पोरोसिटी ज्यादा है, इस कारण से ब्रिक की स्ट्रेंथ क्या है, कम है। ये संबंध है हमारा पोरोसिटी और स्ट्रेंथ में। आप समझ सकते हैं, लिख सकता हूं कि एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम बाई एस। इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि कई परीक्षाओं में सीधा संबंध पोरोसिटी और सामर्थ्य में पूछा हुआ है। अगला हमारा है वाटर एब्जॉर्प्शन। वाटर एब्जॉर्प्शन क्या है? जल अवशोषण की हम बात करते हैं। जल अवशोषण का मतलब ये, किसी पदार्थ के जल सोखने की क्षमता क्या कहलाता है, उस पदार्थ का जल अवशोषण कहलाता है, या जल अवशोषण क्षमता कहलाती है। किसी पदार्थ के जल को अवशोषित करने की क्षमता। जो जल अवशोषण होता है इसको हम लोग शुष्क सामग्री के भार के अनुपात में भी व्यक्त करते हैं और साथ ही साथ आयतन के प्रतिशत में भी व्यक्त करते हैं। मतलब ये, हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा पदार्थ है, जो हमारा पदार्थ है उस पदार्थ का 90% भाग जो है उसमें जल भरा हुआ है, इस तरह से भी व्यक्त कर सकते हैं। और दूसरा ये कह सकते हैं कि पदार्थ का जो कुल भार है, पदार्थ अगर मान लीजिए 100 ग्राम का कोई पिंड है और क्या हुआ कि उसका, उसमें अगर 50 ग्राम का
जो जितना उसमें पोरस है, पोरस में 50 ग्राम पानी भरा हुआ है, तो ऐसे भी कह सकते हैं कि 50 ग्राम जो है उसमें वाटर है उसके पोरस में, मतलब उसकी जल अवशोषित करने की क्षमता क्या है, 100 ग्राम की तुलना में 50% है, भी कह सकते हैं, या फिर 50 ग्राम में भी उसको इंडिकेट कर सकते हैं, उसमें पानी की मात्रा 50 ग्राम। यानी कह सकते हैं कि जो हमारा वाटर एब्जॉर्प्शन है वह शुष्क सामग्री के भार के अनुपात में भी व्यक्त करते हैं, भार में भी व्यक्त करते हैं और आयतन के प्रतिशत में भी व्यक्त करते हैं। अगला हमारा है, यदि हम वाटर एब्जॉर्प्शन को, जल अवशोषण को, सामग्री के जल अवशोषित करने की जो क्षमता है, यदि हम उसको आयतन के प्रतिशत में व्यक्त करते हैं तो हमेशा 100% से कम होता है, क्योंकि किसी भी पदार्थ में टोटली 100% रंध्र मौजूद नहीं हो सकते, उसमें ठोस मटेरियल भी होते हैं और साथ ही साथ कुछ न कुछ रंध्र होते हैं, यानी किसी पदार्थ में रंध्रों की संख्या, छिद्रों की संख्या 100% नहीं हो सकती, इसलिए आयतन के आधार पर जल अवशोषण हमेशा 100% से कम होता है। इसमें का एक तरह से प्रश्न आया हुआ है, हम इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। इसमें प्रश्न यह है कि आयतन के आधार पर जल अवशोषण होता है, उसमें ऑप्शन में था 100% से अधिक, 100% से कम, 100% के बराबर और इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, आयतन के आधार पर जो जल अवशोषण होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन, वो हमेशा 100% से कम होता है, क्योंकि किसी भी पदार्थ में पूर्ण रूप से 100% रंध्र या छिद्र मौजूद नहीं होते हैं। ठीक है, अगला हमारा होता है हीट कंडक्टिविटी। हीट कंडक्टिविटी का मतलब यह है, हिंदी में इसको उष्मा चालकता कहते हैं, किसी पदार्थ से ताप की जो चालकता होती है वह हीट कंडक्टिविटी कहलाती है। क्या है, किसी भी पदार्थ से ताप की चालकता हीट कंडक्टिविटी कहलाती है। हीट कंडक्टिविटी यानी उष्मा की जो चालकता होती है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो हीट कंडक्टिविटी को प्रभावित करते हैं, बढ़ा देते हैं या फिर कम कर देते हैं। तो पहला होता है सामग्री की रचना, सामग्री की बनावट। जैसे यदि हम देख सकते हैं कि एक पदार्थ जिसके कणों के बीच की दूरी ज्यादा है और एक पदार्थ जिसके कणों के बीच की दूरी कम है, तो स्वाभाविक तौर पर जो जिनके कणों के बीच की दूरी होगी उनके बीच में एयर के कण, वायु के कण जो होंगे वो मौजूद होंगे, तो स्वाभाविक तौर पर इनके बीच में कणों की जो है काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जिसकी वजह से नजदीक नजदीक स्थित कणों के तुलना में बड़े रंध्र वाले जो कण, ऐसे कण जिनके बीच की दूरी ज्यादा है, उनकी हीट कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। इसी पर आधारित एक प्रश्न हमारा आया हुआ है कि बड़े रंध्र वाली जो सामग्री होती है, मीन्स ऐसे सामग्री जिसके कणों के बीच का डिस्टेंस या फिर उसमें जो पोरस मौजूद है वो बड़े बड़े हैं, तो ऐसे में उसकी हीट कंडक्टिविटी जो होती है वह अधिक होती है। इसको भी याद रखिएगा कि बड़े रंध्रों वाली जो सामग्री होती है, ऐसी सामग्री जिसमें पोरस की संख्या ज्यादा है या फिर उसमें पोरस का साइज बड़ा है, उनकी हीट कंडक्टिविटी ज्यादा होती है। यानी जो हीट कंडक्टिविटी होती है उसको प्रभावित करने वाले कारकों में पहला हमारा है सामग्री की रचना, सामग्री की बनावट कैसी है। दूसरा ये उसकी पोरोसिटी, पोरोसिटी का मतलब उसमें कम पोरोसिटी होगी और उसमें ज्यादा पोरोसिटी होगी, यानी ऐसे पदार्थ जिसमें पोरोसिटी कम हो और ऐसे पदार्थ जिसमें पोरोसिटी ज्यादा हो, तो उसमें से इसमें हीट की कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, इसको प्रभावित करता है। अगला होता है रंध्रों की बनावट। रंध्रों की बनावट का मतलब कि रंध्र जो है, रंध्रों के बीच में किस किस प्रकार के मटेरियल है, रंध्रों के बीच में अशुद्धियां ज्यादा है या फिर इंसुलेटिंग मटेरियल ज्यादा है, तो हीट कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। ठीक, अगर रंध्र है, रंध्र साफ है, वायु के कण मौजूद है या जल के कण मौजूद है, तो उनकी हीट कंडक्टिविटी जो होगी ज्यादा होगी। अगला हमारा होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर मतलब ये कि किसी भी पदार्थ पर पड़ने वाला जो टेम्परेचर होता है वो भी हीट कंडक्टिविटी को प्रभावित करता है। एक पदार्थ है, एक सामग्री है जिसको कम टेम्परेचर पर गर्म किया जाएगा तो उसकी हीट कंडक्टिविटी जो होगी वो कम होगी, और दूसरा पदार्थ जिसको कहीं ज्यादा टेम्परेचर पर गर्म किया जाए तो उसमें हीट कंडक्टिविटी होगी वो ज्यादा होगी, मीन्स पहले वाले की तुलना में ज्यादा तेजी से गर्म होगा। तो यह था हमारा कि हीट कंडक्टिविटी क्या है और हीट कंडक्टिविटी को प्रभावित करने वाले कारक क्या है। पहला कारक है जो इसके कारक है वो है सामग्री की रचना, दूसरा है पोरोसिटी संरंध्रता, तीसरा है रंध्रों की बनावट और चौथा होता है ताप। अगला जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कई परीक्षाओं में पूछा भी हुआ है कि हीट कंडक्टिविटी ऑफ वेट मटेरियल एंड हीट कंडक्टिविटी ऑफ ड्राई मटेरियल। सूखे सामग्री, ऐसी सामग्री जिसमें नमी नहीं है, ना के बराबर है, लगभग 0% है, जबकि टोटली 0% नहीं होता है, मीन्स बहुत कम होता है, और ऐसी सामग्री जो कि नमी युक्त है, उसमें पूरी तरीके से सैचुरेट है। तो दोनों में वेट मटेरियल मीन्स गीली सामग्री और सूखी सामग्री में किसकी हीट कंडक्टिविटी ज्यादा होती है,
तो इसमें याद रखिएगा जो गीली सामग्री होगी उसकी हीट कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि यदि हम किसी पात्र में, उदाहरण के लिए समझ सकते हैं, किसी पात्र में हम बालू ले लें, सिर्फ बालू के कण हो जो पूरी तरीके से सूखे हुए हों, इसको हम एक निश्चित टेम्परेचर पर गर्म कर रहे हैं। मान लीजिए 70 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर एक पात्र में एक निश्चित यूनिट का जो है बालू लेकर के उसको गर्म कर रहे हैं। दूसरा पात्र है जिसमें हमने बालू लिया है और इसमें पानी डाला है, मीन्स बालू पूरी तरीके से सैचुरेट है, इनके रंध्रों में भली प्रकार से पानी भरा हुआ है। इसको भी हम गर्म करेंगे 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। आपको पता है यहाँ पे चूंकि बालू चूंकि ठोस होता है, तो ठोस के कणों के बीच में उष्मा का जो ट्रांसफर होता है वह चालन द्वारा होता है, चालन द्वारा होता है। और जो बालू हमारा है इसमें चूंकि पानी भी भरा हुआ है और ठोस के कण मौजूद हैं, और उसी टेम्परेचर पर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर गर्म करेंगे तो पानी के कणों के बीच में हम जानते हैं संवहन होता है, और ठोस के जो बालू के कण है, मीन्स इसमें पानी भरे हैं तो पानी के कणों के बीच संवहन, और जो बालू के कण है ठोस उनके बीच होता है चालन। तो इस वाले प्रोसेस में कांस्टेंट टेम्परेचर है लेकिन इसमें संवहन और चालन दो विधियों से उष्मा का स्थानांतरण हो रहा है, और इसमें सिर्फ चालन द्वारा उष्मा का स्थानांतरण हो रहा है। तो स्वाभाविक तौर पर इस वाले जो सामग्री है, मीन्स वेट मटेरियल जो है, इसकी हीट कंडक्टिविटी ड्राई मटेरियल की हीट कंडक्टिविटी से ज्यादा होगी। यानी कह सकते हैं हीट कंडक्टिविटी ऑफ वेट मटेरियल इज ग्रेटर देन हीट कंडक्टिविटी ऑफ ड्राई मटेरियल। आप इस बात को याद रखिएगा कि गीले पदार्थों की जो हीट कंडक्टिविटी होती है वह सूखे पदार्थों की, सूखी सामग्री की हीट कंडक्टिविटी से ज्यादा होती है। वेट मटेरियल की हीट कंडक्टिविटी ड्राई मटेरियल की हीट कंडक्टिविटी से ज्यादा होती है, इसको याद रखिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। अगर आप हमारे फेसबुक पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।